ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं भूपेश आनंद और आप मेरे दोस्तों वी आर डिस्कसिंग F3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, FIA and specifically for ACCA students we are discussing on chapter number 5, and chapter number 5 is in regard to return, in regard to discount, in regard to sales tax. I have discussed return and I have delivered 2 lectures for return. Now for discount again, I have delivered 1 lecture that what is the meaning or what is the difference between ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ट्रेड और कैश के बीच में डिफरेंसेस बताए। बेटे आज ये लेक्चर नंबर 4 है। मैं एक बड़े प्यारी सी केस स्टडी से आई वांट टू टेल यू द बेसिक लॉजिक्स। उसके बाद हम एंट्रीज में जाएंगे और आप एंट्रीज खुद ही डेवलप कर लेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अपने आप करने के लिए कैपेबल हो जाएंगे। अगर आज का लेक्चर आपने ध्यान से सुना तो जल्दी से अपने नोटबुक्स निकाल लीजिए, कमर सीधी करके बैठना। बेटे आज झुक के नहीं बैठना, बिकॉज आपकी लाइफ एनर्जी प्रॉपर सर्कुलेट होनी चाहिए दोस्तों। आज तो मैं भूपेश आनंद, हाँ मैं ही आप ही का, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं कंपनी सेक्रेटरी, मैं कॉस्ट अकाउंटेंट, मैं IFRS ACCA डिप होल्डर आपके सामने खड़ा हूं। और आज मैं ये ऐलान करता हूं कि जो भी कंसेप्ट मैं बताऊंगा और जिस तरह से बताऊंगा, आप पूरा YouTube छान लेना, आपको उस तरह की बातें मिलेंगी नहीं। तो आज आपका बैठना ईमानदारी से, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। सो टुडे आई अनाउंस दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 4. I will be discussing the practical logical aspects of trade discount and cash discount. बेटे डरना नहीं है जरा सा भी ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट से। मैं आज आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स बताऊंगा। आप में से अगर आप में से किसी कुछ बच्चों ने कैप्लॉन के एंट्रीज देख ली और वो घबरा गए तो घबराने की जरूरत नहीं है। भूपेश आनंद बैठा आपकी मदद करने के लिए। बट जैसा मैं कहता हूं वैसा करेंगे तब तो। लेक्चर नंबर 4, सो आई विल बी बेसिकली डिस्कसिंग अ केस स्टडी। मैं आज के इस लेक्चर में लाइव एक केस स्टडी डिस्कस करने वाला हूं। And with this case study, I want to tell you what is the difference between trade discount and cash discount. एक बार मैं आपको दोबारा से इनका डिफरेंस बताने की कोशिश करूंगा और उसके बाद मैं बेटे आज ही कुछ जनरल एंट्रीज कराऊंगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो नहीं, आई विल पास सम जनरल एंट्रीज। मैं कुछ जनरल एंट्रीज पास करूंगा दोस्त, and those journal entries will be in the books of books of seller में and in the books of purchaser। आराम से करेंगे, कोई जल्दी है ही नहीं बेटे। जब मैं लेक्चर लेने में जल्दी नहीं करता, नंबर ऑफ लेक्चर्स में जल्दी नहीं करता। यू हैव सीन द डिफरेंस। बाकी सब जगह आप देखें तो बस वो कंप्लीट करने की बात करते हैं, टक 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 टक। आधी बात तो आपको समझ में नहीं आती, लेकिन भूपेश आनंद की सारी बातें समझ आती हैं क्योंकि वो मन से, दिल से, प्यार से आपको पढ़ा रहा है। तो दोस्तों आप में से कितने बच्चे मुझे आज ये बताएंगे, दैट कमेंट में बताएं दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेड डिस्काउंट and how it is different from cash discount। बेटे ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट से कहां डिफरेंट है, कितना डिफरेंट है, ये बेसिक मीनिंग तो मैंने आई थिंक लास्ट लेक्चर में बताया था। आप अपना पीपीटी ओपन करिए, एक बार पीपीटी ओपन कीजिए और देखिए जो मैंने आपको पीपीटी दी। अभी कैप्लॉन की बात करेंगे, पहले आप जो मैंने पीपीटी दी है उसको निकालिए और उस पीपीटी में चेक करिए कि मैंने आपको डिस्काउंट की बात की है। That what I mean by discount। मैं थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर रहा हूं और बेटा ये डिफरेंस भी बताया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स, व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द वेरिएशन, व्हाट आर द एंट्रीज टू बी पास इन द लेजर अकाउंट। तो मैंने आपको बेसिकली कुछ ये बताने की कोशिश की कि ट्रेड डिस्काउंट एक ऐसा डिस्काउंट है विच इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द होलसेलर, द डिस्ट्रीब्यूटर
at the time of preparing invoice, because it is already deducted already before invoice, it is excluded before preparing invoice. तो ट्रेड डिस्काउंट का एज सच हम कोई जर्नल एंट्री भी पास नहीं करेंगे, लेजर अकाउंट भी नहीं बनाएंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी नहीं करेंगे। तो जैसे मैं एक छोटी सी बात लेकर अपनी चर्चा शुरू करता हूं, आप मेरी छोटी सी बात को देखना तो ज्यादा समझ आएगा। सपोज करते हैं बेटा, मैं एक केस स्टडी अपनी स्टार्ट कर रहा हूं जस्ट टू एक्सप्लेन यू। सपोजिंगली आप कौन, आप बंटी, यू हैव स्टार्टेड योर ओन बिजनेस, आपने अपना ही बिजनेस स्टार्ट किया, आप अपना ही बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। सपोज करते हैं आपने एक शॉप ओपन की और उस शॉप में कुछ सामान आपने बेचना है विच यू हैव टू परचेज, और उसका मार्केट प्राइस अगर आप MRP चेक करें, मैक्सिमम रिटेल प्राइस इफ यू चेक दैट इज $130। मार्केट में उसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस $130 का है। हम कंसर्न नहीं कर रहे क्या चीज है, कुछ भी है, हमें क्या लेना है, $130 की वो चीज बाजार में मिलती है। इट मींस उसका लिस्ट प्राइस, उसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस इज 130 एंड यू वांट टू सेल दैट टू योर कस्टमर्स, यू आर बंटी। क्या लगता है बेटा, आप उस आइटम को जब आप परचेज करेंगे तो 130 में ही परचेज करने जाएंगे अगर किसी से परचेज करना है, या कुछ कम में खरीदेंगे? बेटा इट इज बट नेचुरल दैट यू विल परचेज लोअर देन 130, बिकॉज अगर आप 130 में कॉस्ट कर रहे हैं और 130 सेलिंग प्राइस है तो आपका प्रॉफिट या लॉस तो जीरो है। इट मींस योर कॉस्ट विल बी लेस देन 130। मैं अज्यूम कर रहा हूं, लेट दैट बी $100। सपोजिंगली दैट मैन्युफैक्चरर, दैट होलसेलर, दैट डिस्ट्रीब्यूटर इज गिविंग यू द सेम प्रोडक्ट एट $100 and you can sell it at $130. It means if you sell to your customers at $130, तो आप $30 का प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अभी आपने बेचा नहीं, when you will sell, my words are when you will sell, तो आप ₹30 का डिस्काउंट, ₹30 का प्रॉफिट पर पीस, पर यूनिट, पर प्रोडक्ट यू कैन अर्न। सपोज करते हैं यू हैव परचेस्ड 10 यूनिट्स, आपने 10 यूनिट खरीदने हैं उस प्रोडक्ट के, तो बताइए आप शॉपकीपर, होलसेलर आपको कितने का इनवॉइस बना देगा? बेटे इनवॉइस विल बी ऑफ $1000। आई रिपीट, मैक्सिमम रिटेल प्राइस $130 है, दैट इज ओके, but when as a trader, as a businessman you want to purchase it from the wholesaler and you are purchasing it 10 units, आप 10 यूनिट खरीद रहे हैं, तो आप बताइए 10 यूनिट एट द रेट ऑफ 100 में इनवॉइस का अमाउंट कितने का बनेगा? बेटे 1000। इट मींस यू हैव टू पे 1000। सपोजिंगली आपने उसी समय पेमेंट कर दिया, एज्यूम करते हैं यू हैव पेड लाइक एट दैट मोमेंट ओनली। बेटे आपके पास ऑप्शन है, आपने उसी समय पेमेंट भी कर दिया। तो अब आपको ये चेक करना है कि हम क्या जर्नल एंट्रीज पास करेंगे इफ यू हैव पेड एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट ओनली। तो बेटे मैं यहां पर लिख रहा हूं बुक्स ऑफ सेलर, और यहां लिख रहा हूं बेटे बुक्स ऑफ बायर और परचेजर। बिल्कुल घबराना नहीं है, टेंशन नहीं है, भूपेश आनंद आपके साथ है। भाई आप थोड़ा सा सोचना तो शुरू करना बेटे, जैसे जैसे मैं कह रहा हूं वो तो सोचना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर तो देखिए अगर आप सोचेंगे नहीं तो फिर तो दिक्कत है ना बेटे, फिर तो भगवान भी आ जाए तब भी मदद नहीं कर सकता। मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। बुक्स ऑफ परचेजर, आप बंटी हैं, आपने ये होलसेलर है, मैं अभी यहां की बात कर रहा हूं, ये डीलर है, एज्यूम करते हैं दिस पर्सन इज डीलर, यू आर बंटी, you have opened your business and you are dealing in that product। आपने मुझे यह बताना है कि जब आप उससे खरीद रहे हैं 10 यूनिट्स एट द रेट ऑफ $100, तो आपको उसको पे कितने करने पड़ेंगे? $1000। अब एंट्री की बात करते हैं बेटे। आप मुझे बताओ
एज अ परचेजर वेन एवर आई एम परचेजिंग समथिंग, तो गुड्स को मैं परचेज कर रहा हूं, गुड्स एसेट है, एसेट बढ़ रही है, एसेट जब बढ़ रही है तो एसेट का डेबिट बैलेंस है, तो हम गुड्स को डेबिट करेंगे. बट इंस्टेड ऑफ गुड्स आई विल राइट डाउन परचेजेस. It means I will debit purchases because I am a purchaser. I am purchasing goods. Goods are my assets. Assets have the debit balance. To increase assets, I will debit it. So the point is, I will debit my goods. तो मैं वहां पर लिखूंगा purchases. मैं यहां लिख रहा हूं बेटे purchases को हम डेबिट करने वाले हैं. आप बताइए क्या यहां तक बात समझ आ गई? सपोजिंगली आपने उसी समय पेमेंट कर दिया, बेटे कैश दे दिया. एज अ परचेजर यू हैव पेड द कैश. कैश इज एन एसेट. कैश कम होगा. जब आप कम कर रहे हैं एसेट को तो उसको हमें क्रेडिट करना पड़ेगा. हम कैश को क्रेडिट कर देंगे. तो मैं यहां पे लिख रहा हूं जी क्रेडिट कैश. क्या कोई बच्चा बता सकता है कितने अमाउंट से? बेटे $1000. आपको $1000 से पेमेंट करना पड़ेगा. बिकॉज वो जो $300 का डिस्काउंट है ना बेटे, एक्चुअली में मैक्सिमम रिटेल प्राइस इज 130 पर पीस. 130 पर पीस इंटू 10 यूनिट्स इज इक्वल टू $1300. बट इनवॉइस अमाउंट इज $1000. So that $300 has been excluded prior to preparing that invoice. बेटे उस $300 का नाम है ट्रेड डिस्काउंट. आप देखिए ट्रेड डिस्काउंट का मैंने कोई भी जिक्र नहीं आने दिया. मैंने परचेजेस ही नेट प्राइस पे डेबिट की एंड ट्रेड डिस्काउंट ऑलरेडी पहले से ही लेस हो गया था. तो मैंने ट्रेड डिस्काउंट का कोई भी पंगा यहां नहीं लिया. बेटे मैंने आपको ये बताया ना कि ट्रेड डिस्काउंट की कोई जर्नल एंट्री नहीं होती. अच्छा अब आप ये बताइए, सपोजिंगली अगर ये गुड्स इसने क्रेडिट में खरीदी होती, सपोजिंगली कैश में परचेज नहीं करते, तो कोई टेंशन वाली बात थोड़ी थी. बेटे उस केस में भी आप परचेजेस को डेबिट करते 1000 से, क्योंकि गुड्स आ रही है तो गुड्स एसेट है, गुड्स बढ़ रही हैं, एसेट्स बढ़ रही हैं, एसेट्स बढ़ रही हैं, तो डेबिट करेंगे. सो वी विल डेबिट गुड्स, वी विल डेबिट एसेट्स, बट वी विल राइट डाउन परचेजेस, बट वी हैव नॉट पेड कैश. तो बेटा मेरी देनदारी बन गई. आई हैव परचेज ऑन क्रेडिट. मुझे उस शॉपकीपर को देने पड़ेंगे. वो जो शॉपकीपर है, वो जो सप्लायर है, मैं अभी जान के आपके लिए खाली समझने के लिए मैं यहां पे नाम लिख रहा हूं सप्लायर, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं शॉपकीपर. ऐसा मान लेते हैं. चलिए मैं यहां पर क्रेडिट डीलर लिख रहा हूं. डीलर लिख लें. डीलर कौन? बेटे डीलर ये जैसे ये देखिए ये डीलर है ना, ये डीलर है. दिस पर्सन इज डीलर. इट मींस बंटी जिससे खरीद रहा है वो बेटा डीलर है. तो आपने अभी डीलर को पैसे नहीं दिए तो कोई बात नहीं, उसकी लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है. लायबिलिटी बढ़ जाएगी. लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है. लायबिलिटी को बढ़ा दो, बढ़ाएंगे तो क्रेडिट करेंगे एंड वी विल राइट डाउन द नेम ऑफ दैट डीलर जिसको मुझे पैसे देने हैं. और आप इसकी जगह पेबल भी लिख सकते हैं. मुंह छोटा ना करें. आप पता नहीं क्यों इतनी जल्दी मुंह छोटा कर लेते हैं. बेटे आप पेबल लिख लीजिए. उसमें क्या होगा, आप पेबल लिख लीजिए. इसका मतलब आपकी देनदारी है. यू हैव टू पे $1000 टू दैट डीलर बिकॉज यू हैव परचेज दोज गुड्स ऑन क्रेडिट. नाउ यू विल पे आफ्टर 30 days. आपने एग्रीमेंट किया, डील हुई, आपने कहा भाई मैं 30 दिन के बाद पैसे दूंगा, मैं अभी पैसे नहीं दे रहा. इसका मतलब आपने जब ट्रांजैक्शन किया, यू आर नॉट पेइंग एट दैट मोमेंट, यू विल बी पेइंग आफ्टर 30 days. डील यहां हुई है बट आप पेमेंट यहां पे करेंगे बेटे, यहां करेंगे आफ्टर 30 days. एंड डीलर ने कहा, होलसेलर ने कहा ओके यू कैन पे आफ्टर 30 days. लेट दैट 30 days बी अ नॉर्मल क्रेडिट पीरियड. मैं अज्यूम कर रहा हूं दैट नॉर्मल क्रेडिट पीरियड इज अ ट्रेडिशन इन दैट इंडस्ट्री. नॉर्मली सभी लोग, सभी सप्लायर्स 30 days का क्रेडिट उस पर्टिकुलर गुड में दे देते हैं. We are not going in detail ki why they are giving credit, because they want to increase the sales, because they want to increase the market share, because they want to, they know the customer, they know Bunty, they have trust with that. हम उस रीजंस में नहीं जा रहे. हमने अज्यूम किया कि 30 days का क्रेडिट मिल गया. बंटी कहता है ठीक है सर मैं आपको 30 days के बाद पैसे दूंगा. तो आई थिंक ये बात तो सबको समझ आ रही है लॉजिकली.
अब आप देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर व्हेन आई विल, यहां पे मैं अगर आ गया सेलर के केस में, बेटे डीलर के केस में भी तो बुक्स होगी बेटे, उसने भी तो अपनी डायरी में कुछ एंट्री किया होगा, उसने भी रिकॉर्डेड की होंगी ट्रांजैक्शंस. ही मस्ट हैव प्रिपेयर्ड परचेज बुक, ही मस्ट हैव प्रिपेयर्ड जर्नल बुक, ही मस्ट हैव प्रिपेयर्ड प्राइम एंट्री बुक्स. तो बेटे उसने भी तो सेल किया है. सेलर हैज सोल्ड, सप्लायर हैज सोल्ड, डीलर हैज सोल्ड. तो बेटे एक बात तो समझ आ रही है, सेल क्या किया? एसेट्स. एसेट्स ये गुड्स का बैलेंस कम हो गया. जब हम बेचते हैं तो बैलेंस कम हो जाता है. गुड्स का बैलेंस कम, एसेट्स का बैलेंस कम. एसेट्स डेबिट इन नेचर के होते हैं, तो हम इनको क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे. तो बेटे आई विल क्रेडिट गुड्स, बट आई विल नॉट राइट डाउन गुड्स, रादर आई विल राइट डाउन क्रेडिट सेल्स. आप मेरी बात समझ रहे? तो बेटे मैं भूपेश आनंद आज पूरे मूड में हूं आपको समझाने के लिए. मैं यहां लिख रहा हूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं क्रेडिट सेल्स. पहले बताओ ये बात सबको समझ आ गई? $1000. अब बेटे इसको कैश मिल जाएगा क्योंकि बंटी इज पेइंग एट दैट मोमेंट ओनली, एट T0 ओनली. सो व्हेन ही विल गेट कैश, हिज कैश बैलेंस विल इंक्रीज, हिज एसेट विल इंक्रीज. जब एसेट बढ़ते हैं तो हम डेबिट करते हैं, क्योंकि एसेट्स का डेबिट नेचर होता है, तो हम डेबिट कर देंगे. सो आई विल राइट डाउन डेबिट कैश $1000. बेटे सिंपल है, यहां तक तो कोई टेंशन ही नहीं है. अगर ये कैश ट्रांजैक्शन है तब तो कोई टेंशन ही नहीं है. उसके लिए परचेज है, उसके लिए सेल है, बिल्कुल ऑपोजिट है. अमाउंट दोनों का सेम है. जैसे बेटे बिल्कुल आप ये देखिए, डेबिट और क्रेडिट होता है. जैसे मैथमेटिक्स में प्लस और माइनस होता है, जब आप प्लस और माइनस लिखते हो तो नलीफाई हो जाते हैं. परचेजर डेबिट करेगा, सेलर क्रेडिट करेगा. आप बात समझ रहे हैं? अमाउंट सेम रहने वाला है तभी नलीफाई होंगे. बट द पॉइंट इज, सपोजिंगली बंटी ये कह रहा है कि आई विल पे आफ्टर 30 days. तो उस केस में ये डीलर, ये सप्लायर क्या एंट्री पास करेगा? बेटे इन दैट केस ऑल्सो ही विल क्रेडिट सेल्स. सेल्स तो क्रेडिट होगी क्योंकि गुड्स जा रही है, गुड्स एसेट है, गुड्स कम हो रही है, हम क्रेडिट करेंगे $1000. बट बेटे बंटी से उसने पैसे लेने हैं, तो मैं लिख सकता हूं डेबिट बंटी, डेबिट बंटी. और आई कैन राइट डाउन रिसीवेबल्स. क्यों टेंशन लेते हो बेटे? मैंने जान के बंटी लिखा कि आपको समझ आए. $1000. एक बच्चा कहता है बंटी भी लिखना है, रिसीवेबल्स भी लिखना है, उसको थप्पड़ मारूंगा खींच के, वो लेट के पढ़ रहा है. अरे खड़े होकर पढ़े, पढ़ो प्लीज, बैठिए बैठिए. मैंने आपको कहा बेड पे लेट के नहीं पढ़ना बेटे, बिल्कुल टेबल चेयर में बैठ के पढ़ना है. तो मैंने कहा डेबिट बंटी और डेबिट रिसीवेबल्स. रिसीवेबल्स का मतलब है सप्लायर के पास एक राइट है, दैट ही विल गेट द बेनिफिट बाय दिस राइट. सो दिस राइट इज एन एसेट. इसको हम डेटर भी कह सकते हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल भी कह सकते हैं. और मैंने जान के मजे लेने के लिए बंटी बोल दिया कि आपको ज्यादा समझ आ जाए. तो देखिए जी, ये बात सबको क्लियर है? आप ये बताइए कहीं पे भी क्या मैंने डिस्काउंट की बात की? अभी तक डिस्काउंट की बात की? मैंने कहीं भी डिस्काउंट की बात नहीं की, बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट का हम कुछ जिक्र करते ही नहीं है अपने अकाउंट्स में. लेजर अकाउंट ही नहीं बनते, जर्नल एंट्री में भी कहीं नहीं आता, क्योंकि वो तो पहले से ही लेस हो जाता है, वो छुपा हुआ है. आप ये मानिए वो भूत है, वो भूतनी है, वो दिखती नहीं है, बस महसूस की जाती है. भूतनी, चुड़ैल, यू नो. So I think you have understood this concept, and whether you have understood this entries. बेटे अभी कहानी थोड़ी सी रहती है. मैं भूपेश आनंद अब आपको कहानी के दूसरे मोड़ पे लेके जा रहा हूं. देखिए जी, मैंने कहा that this books you have written books of purchaser. These are the books diary of seller. ये बात तो ठीक है जी. These are the books of purchaser and these are the books of seller. ठीक है, ये बात सबको ठीक है? मैं अब आपसे एक बात कहता हूं कि इफ इट इज अ बुक ऑफ परचेजर, अगर ये परचेजर की बुक्स हैं, तो आपको अभी अभी मैंने बताया कि आपने डेबिट किया क्या? परचेजेस. और क्रेडिट किया क्या? पेबल्स. या तो शॉपकीपर का नाम लिख लेते हैं, शॉपकीपर या डीलर, कुछ भी, उसमें क्या होगा, डीलर लिख लेते हैं. आपको समझ आना की ज्यादा है, मैं जान के लिख रहा हूं डीलर. उसी को तो पे करने कितना? $1000. बिकॉज आई हैव
promised that I will pay after 30 days and let 30 days be the normal credit period. हम उसमें कंसर्न में फील नहीं कर रहे कि 30 क्यों आया, 45 भी हो सकता है. क्रेडिट सेल्स $1,000 एंड क्रेडिट कस्टमर बंटी, या बंटी की जगह हम लिख सकते हैं रिसीवेबल्स और बंटी $1,000. आराम से बेटे देखिए, कोई जल्दी नहीं है, जरा सी भी जल्दी नहीं है. ये तो एंट्री हम पहले ही कर चुके हैं केस स्टडी में. आई हैव टोल्ड यू दैट बंटी हैज परचेज 10 यूनिट्स फ्रॉम द होलसेलर, फ्रॉम द डीलर. MRP 130 थी, उसने 100 का परचेज किया. वो जो $30 का डिफरेंस है उसको हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं. इनवॉइस 100 के बेसिस पे बनेगी, 1000 की बनेगी, और 1000 के इनवॉइस के बेसिस में अगर उसने पेमेंट कर दिया तो उससे में चैप्टर क्लोज हो जाएगा. बट अगर पेमेंट नहीं किया एंड ही इज अवेलिंग क्रेडिट तो ठीक है, हम जब तक उस लायबिलिटी को और एसेट को क्रिएट रखेंगे जब तक उसकी पेमेंट नहीं हुई. क्योंकि जब भी बंटी जाएगा और अपनी बुक्स में देखेगा, बिकॉज बंटी इज अ परचेजर, whenever this बंटी will see, उसको दिखेगा कि 1000 रुपए देने हैं. और जब भी सप्लायर अपनी बुक्स में देखेगा तो उसको लगेगा बेटे 1000 देने हैं. बेटे डेबिट और क्रेडिट इक्वल होता है इन अकाउंट, देन ओनली वी फॉलो दिस डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम. इट इज नेम्ड एज ड्युअलिटी कंसेप्ट. आप मेरी बात को समझ रहे? अब सवाल आता है, बिकॉज डेबिट और क्रेडिट को मुझे नलीफाई करना है, तो जो क्रेडिट है मैं डेबिट करूंगा, जो डेबिट है मैं क्रेडिट करूंगा. सपोजिंगली मैं अब आपके सामने आ रहा हूं बेटे मैं ये कहता हूं, नो डाउट बंटी हैज टू पे आफ्टर 30 डेज. मैं तो कह ही रहा हूं, बट बंटी को ऐसा लगा कि मैं थोड़ा सा पहले पेमेंट कर देता हूं प्रायर टू 30 डेज. तो बंटी उस सप्लायर के पास गया और उसने कहा सर मेरे को 30 डेज के बाद पैसे देने हैं, बट आई हैव सरप्लस कैश नाउ एंड आई वांट टू पे यू नाउ. कितना डिस्काउंट दोगे? बड़ी सिंपल सी बात है, बिकॉज ही इज लायबल टू पे आफ्टर 30 डेज बट ही इज पेइंग प्रायर टू 30 डेज. इट मींस वो जो ज्यादा जल्दी पेमेंट कर रहा है, इट इज अ बेनिफिट टू द सप्लायर. कैसे बेनिफिट होगा? क्योंकि वो पैसे अपने बिजनेस में इंप्लॉय कर सकता है और बैंक में डिपॉजिट कर सकता है. तो वो जो जल्दी पेमेंट कर रहा है उसका बंटी डिस्काउंट मांग रहा है. उसका कहता है सर कुछ पैसे कम करो बिकॉज आई एम पेइंग यू अर्ली. So this is named as early delivery. This is named as prompt payment. This is named as cash prompt payment. This is named as he wants to settle his accounts. वो कहता सर मैंने आज आपके अकाउंट सेटल करने हैं क्योंकि मुझे कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाना है घूमने के लिए, तो मैं चाहता हूं सारे अकाउंट्स क्लोज कर दूं. नो डाउट आई हैव टू पे आफ्टर 30 डेज बट आई एम पेइंग यू टुडे एंड टुडे इज 10th डे. अज्यूम कर रहे हैं 10वां दिन ही है अभी. तो बेटे आप लॉजिकली बताइए, अगर आप सप्लायर की जगह होते तो क्या आप उसको कुछ डिस्काउंट देंगे या नहीं देंगे? मैं अज्यूम करता हूं लेट द डिस्काउंट बी $50. बेटे उस शॉप की उस डीलर ने कहा चलो बंटी ठीक है तू मेरे को $50 कम दे दे, आज दे दे $950. बंटी को देने कितने थे? $1000. बंटी ने लायबिलिटी कितनी क्रिएट की थी? $1000. बंटी की बुक्स में पेबल्स कितने आ रहे थे? $1000. बंटी की बुक्स में सप्लायर को कितने देने बनते थे? डीलर को $1000. बट डीलर इज सेइंग ओके यू पे मी $950 बिकॉज बंटी इज पेइंग इन एडवांस आफ्टर 10 days इंस्टेड ऑफ 30 days. तो वो जो $50 है खाली बंटी को मिलेगा, बाकी किसी कस्टमर को नहीं मिलने वाला, क्योंकि बाकी सब कस्टमर तो 30 दिन में देंगे. कोई मान लेते हैं 20 दिन में देगा, कोई 30 दिन में. वी आर नॉट कंसर्न. इट मींस कैश डिस्काउंट इज वेरिएबल कंसिडरेशन. इट डिपेंड फ्रॉम कस्टमर टू कस्टमर. अब आप बताइए मेरे को, बंटी जब पेमेंट करेगा तो क्या करेगा? बेटे आप बताइए, पेबल 1000 के हैं, क्या बंटी जब पे करेगा तो लायबिलिटी कम हो जाएगी? जब लायबिलिटी कम हो जाएगी तो लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है. लायबिलिटी जब घटेगी तो हम लायबिलिटी को डेबिट करेंगे, और जब लायबिलिटी को डेबिट करेंगे तो मैं आपसे पूछता हूं कि वो पेबल 1000 से कम करना चाहेगा डॉलर से या $950 से? बिकॉज अगर वो $950 से कम करेगा तो बेटे $50 उसकी फिर भी देनदारी रह जाएगी. इट मींस ही हैज टू स्टिल पे $50.
बट ही वॉन्ट्स दैट अकाउंट शुड बी फुल्ली सेटल्ड, पूरी सेटलमेंट आज ही हो जाए। आप बताएं, ही विल डेबिट, ही विल डेबिट, ही विल डेबिट, ही विल डेबिट, पेबल 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 बाय $1,000। बेटे वो $1,000 से पेबल्स को डेबिट करेगा। ही हैज टू पे $1,000, but he is not paying $1,000, still he is settling his account full। बेटे वो 1,000 से करेगा। आप बताइए उसके लिए पेमेंट कितनी करेगा? बेटे पेमेंट करेगा तो क्या कम होगा? कैश। कैश क्या है? एसेट्स। एसेट का क्या बैलेंस है? डेबिट। बट एसेट्स जब कम होते हैं तो क्या करते हैं? क्रेडिट। तो बेटे मैं लिख रहा हूं कैश क्रेडिट $950। बट बेटे आप ये बताइए, ये मिसमैच हो जाएगा, एंट्री नहीं बन रही, एंड वी आर फॉलोइंग डबल एंट्री। बेटे जितना डेबिट किया उतना जब तक क्रेडिट नहीं करेंगे उसका इफेक्ट नलिफाई नहीं होगा। मैथमेटिक्स में मैं लिखूं +100 और -100 तो उसका टोटल आएगा 0। सिमिलरली इन अकाउंट्स डबल एंट्री द टोटल शुड बी 0। जितने से आपने डेबिट किया है उतने से ही क्रेडिट करना पड़ेगा, तब जाकर उसका बैलेंस नलिफाई होगा। इट मींस आप चेक करिए, यहां तो हो ही नहीं रहा। इसका मतलब वो जो 50 रुपीज का डिस्काउंट उसको मिला, किसको मिला? बंटी को। किसने दिया? डीलर ने। तो बताइए बंटी के लिए ये डिस्काउंट, उसने 1,000 की लायबिलिटी कम की बट पेमेंट की 950। सो दिस $50 डिस्काउंट इज इनकम। ये जो $50 की जो उसको कम पेमेंट करना पड़ा क्योंकि उसने 30 डेज से पहले ही पेमेंट कर दिया और डीलर ने ग्रांट किया कि चल $50 कम दे दे, दैट इज अ इनकम। बेटे उसका नाम है ना, उसको नाम मिलेगा ना कुछ, उसका नाम है डिस्काउंट, या कैश डिस्काउंट समझ लीजिए, या खाली डिस्काउंट कह दीजिए। उसको मिला, इट इज अ इनकम, इट इज अ बेनिफिट, इट इज अ बेनिफिट। तो उसका कैपिटल बैलेंस बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे, बट कैपिटल को क्रेडिट नहीं करते हम, उसके रीजन को क्रेडिट करते हैं। सो वी विल राइट क्रेडिट डिस्काउंट रिसीव्ड। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं। मैं बुक्स ऑफ परचेजर, बुक्स ऑफ बंटी में केस स्टडी कराकर आपको लॉजिकली बात बता रहा हूं। ये जो डिस्काउंट मिला बेटे, इसके बड़े सारे नाम हैं। कुछ बुक्स में इसको हम कहते हैं प्रॉम्प्ट डिस्काउंट, कुछ बुक्स में इसका नाम है कैश डिस्काउंट, कुछ बुक्स में नाम है सेटलमेंट डिस्काउंट, कुछ बुक्स में नाम है अर्ली पेमेंट डिस्काउंट। 4 नाम है। जैसे भगवान कृष्ण के बड़े सारे नाम थे, सिमिलरली इसमें भी बड़े सारे नाम है। अर्जुन के नाम क्या थे? अर्जुन, पांडुपुत्र, कौंतेय। सिमिलरली डिस्काउंट हैज डिफरेंट नेम्स, कैश डिस्काउंट हैज डिफरेंट नेम्स। तो ट्रेड डिस्काउंट का तो हमने कुछ भी नहीं किया, आप चेक कर रहे हैं ना। कैश डिस्काउंट की मैंने क्या किया, उसकी एंट्री पास की, और कैश डिस्काउंट में अगर ये एक स्कीम होगी, इट डिपेंड फ्रॉम कस्टमर टू कस्टमर। अब आ जाइए सेलर की बुक्स में। बेटे डीलर की बुक्स में, डीलर ने पैसे कितने रिसीव किए? बेटे डीलर को उसने पैसे, बंटी ने पैसे दिए कितने? 950। तो डीलर के पास $950 आ गए। कैश एसेट है, एसेट का बैलेंस बढ़ जाएगा। दे हैव डेबिट इन नेचर, तो कैश को बढ़ा देंगे, एसेट को बढ़ा देंगे। एसेट्स डेबिट नेचर के हैं, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं डेबिट कैश $950। बेटे अब आप ये बताइए उसको लेने कितने थे? $1,000। किससे? बंटी से। बंटी का क्या नाम? रिसीवेबल। तो बेटे जब उससे पैसे मैंने ले लिए तो रिसीवेबल्स कम हो जाएंगे। रिसीवेबल्स एसेट हैं, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। अगर एसेट्स कम हो जाएंगे तो हम क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट रिसीवेबल्स $1,000। अब फिर प्रॉब्लम आ गई सर, आपको पैसे 950 मिले हैं, आप कौन? डीलर। अब यहां पे नलिफाई नहीं होगा क्योंकि जितने का डेबिट है उतने का ही क्रेडिट करोगे तो जाकर आपकी बुक्स में एंट्री पूरी क्लियर होगी, अदरवाइज प्रॉब्लम है, डबल एंट्री नहीं होगी। तो बेटे जो बैलेंस है ना उसको लॉस हो गया। किसको? डीलर को, क्योंकि डीलर ने डिस्काउंट दिया।
उसको लेने थे $1000, उसने कहा चल तू $950 ही दे दे, काम आज हमारा पूरा, सेटलमेंट पूरी। तो बेटे जो लॉस होगा उससे कैपिटल बैलेंस कम होगा। अच्छा, जब कैपिटल बैलेंस कम होगा, और कैपिटल का तो क्रेडिट नेचर होता है, तो जब कम होगा तो डेबिट करेंगे। तो पहली बात तो हम डेबिट करेंगे। डेबिट का नाम क्या होगा? डिस्काउंट अलाउड। आराम से बेटे। सो आई विल राइट डाउन डेबिट डिस्काउंट अलाउड $50। बेटे आप देख रहे हैं, मैंने केस स्टडी ली, $130, $100, 10 यूनिट्स, बंटी, डीलर, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड पेमेंट एट दैट T0 एंड पेमेंट अर्ली। तो अर्ली जब पेमेंट होती है, कैश डिस्काउंट जनरली सेलर तब देता है। आई थिंक अब आपको लॉजिकली पूरी बात समझ आ रही है कि कहां पर डिस्काउंट रिसीव्ड है और कहां पर डिस्काउंट अलाउड है। तो बेटे डीलर जो है, ये जो बंटी है, बंटी इज रनिंग अ शो एज अ ट्रेडर, दिस पर्सन इज अ डीलर, दीज आर कस्टमर्स, यू नो। सो इसने जो दिया ये बेटे डिस्काउंट अलाउड है। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बंटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डिस्काउंट रिसीव्ड है। बोथ आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। एक तरफ अगर देखें तो दैट इज फॉर सेलर, फॉर डीलर दैट इज द डिस्काउंट अलाउड, इट इज अ एक्सपेंस, इट इज अ लॉस, सो इट इज टू बी all losses, जो भी losses हैं, it due to which my capital balance will decrease, so it is to be debited, because when capital has a credit balance, when it is decreased, I will debit it, and all gains have, all gains, जितनी भी gains हैं, incomes हैं, उनका क्या होता है? इनकम का क्रेडिट नेचर होता है। कैपिटल बैलेंस बढ़ता है तो हम क्रेडिट करेंगे। तो डिस्काउंट अलाउड, बेटे सिंपल सी बात और मैं बता दूं, डिस्काउंट अलाउड इज ऑलवेज टू बी डेबिटेड बिकॉज इट इज अ लॉस। एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, आज के बाद ध्यान रखना जी, डिस्काउंट रिसीव्ड इज ऑलवेज अ इनकम। तो आई थिंक आपको ये थोड़ी सी बात लॉजिकली समझ आई है। लेक्चर 4 में मैंने आज यही बताना था। अब लेक्चर 5 ऑनवर्ड्स मैं आपके कैपलन के क्वेश्चंस करूंगा। अभी बेटा 2 लेक्चर्स लूंगा, सेलर प्रोस्पेक्टिव भी कुछ बताना है, परचेजर प्रोस्पेक्टिव भी बताना है, डीलर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताना है, बंटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताना है। तो अभी 2 लेक्चर्स और लगेंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। आप बेसिकली ये बातों को ध्यान रखें, ये लॉजिक है, ये क्रक्स है नेक्स्ट लेक्चर्स का। हम मिलेंगे, अच्छी तरह से मैं बताऊंगा। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। आपने ये पीपीटीज बाहर निकाल के रखनी है बेटा। पीपीटीज पता नहीं आपने प्रिंट आउट लिया या नहीं लिया, मुझे नहीं पता, बट द पॉइंट इज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बड़ी मेहनत से प्रिपेयर किए हैं, और आप देखिए ये मैंने सारी बातें यहां मेंशन की हैं। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है जी, मिलते हैं।